नमस्ते। आज की हमारी गहन चर्चा का विषय है लोअर लिम्ब यानी पैर की हड्डियों के फ्रैक्चर का प्रबंधन। हम इस विषय को आयुर्वेद के भग्न चिकित्सा और आधुनिक ऑर्थोपेडिक ट्रॉमेटोलॉजी दोनों के दृष्टिकोण से तुलनात्मक रूप से समझेंगे। इस व्याख्यान का पहला भाग फ्रैक्चर प्रबंधन के मौलिक सिद्धांतों पर केंद्रित है। भाग एक, फ्रैक्चर प्रबंधन के मौलिक सिद्धांत किसी भी टूटी हुई हड्डी का उपचार, कला और विज्ञान का संगम है। हजारों वर्षों से चिकित्सा प्रणालियों ने टूटे हुए कंकाल को उसका रूप और कार्य वापस लौटाने की चुनौती का सामना किया है। आयुर्वेद और आधुनिक ऑर्थोपेडिक्स दोनों ही इस प्रयास के लिए परिष्कृत ढांचे प्रस्तुत करते हैं। आयुर्वेदिक सिद्धांत, भग्न चिकित्सा। आयुर्वेद में मस्कुलोस्केलेटल चोटों के प्रबंधन का विज्ञान, जिसे भग्न चिकित्सा कहा जाता है, शल्य तंत्र की एक अत्यधिक विकसित शाखा है। इसका सबसे व्यापक वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है, जिसके प्रणेता आचार्य सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। भग्न की अवधारणा। भग्न शब्द संस्कृत की भंज धातु से बना है, जिसका अर्थ है टूटना। ये एक व्यापक शब्द है जिसमें हड्डी का टूटना और जोड़ का खिसकना दोनों शामिल हैं। आचार्य सुश्रुत ने भग्न को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है। कांड भग्न, किसी हड्डी के कांड या शाफ्ट का फ्रैक्चर। संधिमुक्त, किसी जोड़ का खिसकना या डिसलोकेशन। कारण और लक्षण, निदान और लक्षण। सुश्रुत ने भग्न के कारणों में गिरना, पतन, सीधी चोट, प्रहार, कुचलने वाली चोटें, पीड़न और हिंसक जानवरों के काटने को शामिल किया है, जो आधुनिक बायोमैकेनिक्स के सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाते हैं। उन्होंने फ्रैक्चर के जो सामान्य लक्षण बताए हैं, वे आज भी उतने ही सटीक हैं। श्वेयथु बाहुल्यम, चोट की जगह पर अत्यधिक सूजन। स्पर्शासहत्वम, छूने पर असहनीय दर्द, जिसे हम पॉइंट टेंडरनेस कहते हैं। अवपीड्यमाने शब्द, हिलाने या छूने पर हड्डियों के रगड़ने की आवाज़, जिसे क्रेपिटस कहते हैं। स्रस्तांगता, अंग का ढीलापन, असामान्य गतिशीलता या विकृति, विविध वेदना प्रादुर्भाव, कई तरह के असहनीय दर्द का होना। सर्वासु अवस्थासु न शर्म लाभ, रोगी को किसी भी स्थिति में आराम न मिलना। भग्न चिकित्सा के मूल सिद्धांत। आयुर्वेदिक फ्रैक्चर प्रबंधन एक तार्किक 4 चरणीय प्रोटोकॉल पर आधारित है, जिसे चिकित्सा सूत्र कहते हैं। आंचन, ट्रैक्शन, मांसपेशियों के खिंचाव को दूर करने और हड्डी के टुकड़ों को एक सीध में लाने के लिए अंग पर कर्षण या खिंचाव लगाना। पीड़न, मैनिपुलेशन, चिकित्सक द्वारा हाथों से दबाव डालकर टुकड़ों को उनकी शारीरिक स्थिति में वापस लाना। संक्षेपण, अपोजिशन, हीलिंग प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कम किए गए टुकड़ों को स्थिर संपर्क में लाना। बंधन, इमोबिलाइजेशन, पट्टी और खपच्चियों, स्प्लिंट्स का उपयोग करके अंग को सुरक्षित रूप से स्थिर करना, ताकि हीलिंग के लिए एक इष्टतम वातावरण प्रदान किया जा सके। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सिद्धांत। आधुनिक ऑर्थोपेडिक ट्रॉमेटोलॉजी बायोमैकेनिक्स, सेलुलर बायोलॉजी और उन्नत सर्जिकल तकनीक पर आधारित है। फ्रैक्चर हीलिंग की फिजियोलॉजी। जब कोई हड्डी टूटती है तो शरीर उसे ठीक करने के लिए एक जटिल जैविक प्रक्रिया शुरू करता है, जिसके 4 चरण होते हैं। हेमाटोमा निर्माण, फ्रैक्चर स्थल पर खून का थक्का जमना। सॉफ्ट कैलस निर्माण, एक रेशेदार कार्टिलेज का बनना जो फ्रैक्चर गैप को भरता है। हार्ड कैलस निर्माण, सॉफ्ट कैलस का कठोर हड्डी में बदलना। बोन रिमॉडलिंग, महीनों से लेकर सालों तक हार्ड कैलस का धीरे धीरे सामान्य हड्डी की संरचना में बदलना। फ्रैक्चर प्रबंधन के 4 R। आधुनिक दृष्टिकोण को 4 R द्वारा संक्षेपित किया जा सकता है। रिकॉग्निशन, पहचान, एक्सरे, CT स्कैन जैसी इमेजिंग तकनीकों से फ्रैक्चर का व्यापक निदान। रिडक्शन, संरेखण, टूटे हुए हड्डी के टुकड़ों को उनकी सामान्य शारीरिक स्थिति में बहाल करना, चाहे वह बिना सर्जरी बंद हो या सर्जरी खुला के माध्यम से हो। रिटेंशन, स्थिरीकरण, फ्रैक्चर ठीक होने तक रिडक्शन को बनाए रखना। यह प्लास्टर कास्ट या आंतरिक फिक्सेशन उपकरणों, प्लेट, स्क्रू, रॉड या बाहरी फिक्सेटेटर के माध्यम से किया जाता है। रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास, घायल अंग के कार्य को बहाल करने के लिए फिजियोथेरेपी और व्यावसायिक चिकित्सा का एक संरचित कार्यक्रम। तुलनात्मक विश्लेषण। जब हम इन दोनों सिद्धांतों की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि सुश्रुत की 4 चरणीय प्रक्रिया, आंचन, पीड़न, संक्षेपण और बंधन, आधुनिक सिद्धांतों रिडक्शन और रिटेंशन के कार्यात्मक रूप से समान है। यह दर्शाता है कि हड्डी के उपचार के लिए मौलिक बायोमैकेनिकल आवश्यकताओं को हजारों साल पहले अनुभवजन्य नैदानिक अवलोकन के माध्यम से सटीक रूप से पहचाना गया था। मुख्य अंतर निदान के तरीके में निहित है।
आयुर्वेदिक चिकित्सक इमेजिंग तकनीक के अभाव में शारीरिक परीक्षण और अनुमान पर निर्भर थे। इसके विपरीत आधुनिक ऑर्थोपेडिक्स एक्सरे और सीटी स्कैन के माध्यम से फ्रैक्चर के प्रत्यक्ष दृश्य पर निर्भर करता है, जो सटीक, लक्षित और अक्सर सर्जिकल हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है। भाग 2, उर्वस्थि भग्न, फीमर फ्रैक्चर, फीमर फ्रैक्चर। फीमर, जिसे आयुर्वेद में उर्वस्थि कहा जाता है, मानव शरीर की सबसे लंबी, सबसे भारी और सबसे मजबूत हड्डी है। इस हड्डी का फ्रैक्चर एक गंभीर चोट है जो अत्यधिक बल से होती है और इसके साथ महत्वपूर्ण रुग्णता और विशेष रूप से बुजुर्गों में मृत्यु दर भी जुड़ी होती है। आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य। फीमर फ्रैक्चर के प्रबंधन में सुश्रुत ने जांघ की शक्तिशाली मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न होने वाले अत्यधिक बल को समझा। रिडक्शन तकनीक। एक गंभीर विस्थापित फीमर फ्रैक्चर के लिए सुश्रुत ने चक्रयोग नामक एक विधि की वकालत की। इस तकनीक में हड्डी के टुकड़ों को संरेखित करने के लिए एक पहिया जैसे उपकरण का उपयोग करके मजबूत, नियंत्रित ट्रैक्शन लगाना शामिल था। इमोबिलाइजेशन और कपट शयन। रिडक्शन के बाद स्त्रीकरण सर्वोपरि था। जांघ और पैर के फ्रैक्चर के लिए कपट शयन नामक एक विशेष फ्रैक्चर बेड का उपयोग किया जाता था। ये केवल एक आराम की सतह नहीं थी, बल्कि एक चिकित्सीय उपकरण था जिसे निरंतर स्थिर ट्रैक्शन बनाए रखने और कम किए गए टुकड़ों के विस्थापन को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह आधुनिक ट्रैक्शन बेड का एक उल्लेखनीय अग्रदूत है। आधुनिक ऑर्थोपेडिक परिप्रेक्ष्य। आधुनिक ट्रॉमेटोलॉजी फीमर फ्रैक्चर को बड़ी शारीरिक सटीकता के साथ वर्गीकृत करती है, क्योंकि फ्रैक्चर का स्थान उपचार और संभावित जटिलताओं को निर्धारित करता है। शारीरिक वर्गीकरण। फेमोरल नेक फ्रैक्चर, ये बुजुर्गों में आम है। एक विस्थापित फेमोरल नेक फ्रैक्चर का क्लासिक नैदानिक संकेत एक छोटा और बाहरी रूप से घुमा हुआ पैर है। फेमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर, ये आमतौर पर युवा रोगियों में उच्च ऊर्जा वाले आघात के कारण होते हैं और इनके साथ महत्वपूर्ण रक्त हानि जुड़ी होती है, अक्सर 1000-1500 मिली, जिससे हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। डिस्टल फीमर फ्रैक्चर, ये घुटने के जोड़ के ठीक ऊपर होते हैं और अक्सर जोड़ के अंदर होते हैं। एक प्रमुख चिंता पोप्लीटल धमनी को चोट लगने का खतरा है। प्रबंधन रणनीतियाँ। ऑन ऑपरेटिव प्रबंधन, यह देखभाल का मानक है। प्रक्रिया का चुनाव फ्रैक्चर के स्थान और रोगी की उम्र पर निर्भर करता है। फेमोरल नेक, युवा रोगियों में ORIF स्क्रू के साथ फिक्सेशन के माध्यम से फेमोरल हेड को संरक्षित करने को प्राथमिकता दी जाती है। वृद्ध रोगियों में आर्थ्रोप्लास्टी, जोड़ प्रतिस्थापन को प्राथमिकता दी जाती है। फेमोरल शाफ्ट स्वर्ण मानक उपचार, एक इंट्रामेडुलरी IM नेल है। फीमर के खोखले केंद्र में एक धातु की छड़ डाली जाती है जो एक मजबूत आंतरिक स्प्लिंट प्रदान करती है। डिस्टल फीमर उपचार में आमतौर पर एक लॉकिंग प्लेट और स्क्रू के साथ ORIF शामिल होता है। क्षेत्र विशिष्ट जटिलताएं। फेमोरल हेड और नेक सबसे खतरनाक जटिलताएं इवेस्कुलर नेक्रोसिस AVN और नॉन यूनियन हैं। फ्रैक्चर फेमोरल हेड में रक्त के प्रवाह को बाधित कर सकता है, जिससे हड्डी मर जाती है। फेमोरल शाफ्ट प्रणालीगत जटिलताएं एक प्रमुख चिंता का विषय हैं। महत्वपूर्ण रक्त हानि शॉक का कारण बन सकती है। मज्जा वसा के रक्त प्रवाह में निकलने से फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम हो सकता है। तुलनात्मक विश्लेषण। उर्वस्थि भग्न। फीमर फ्रैक्चर का प्रबंधन दो प्रणालियों के बीच बायोमैकेनिकल समस्या समाधान के अभिसरण का एक सम्मोहक मामला प्रस्तुत करता है। दोनों प्राचीन और आधुनिक चिकित्सकों ने फीमर फ्रैक्चर में एक ही प्राथमिक यांत्रिक चुनौती की पहचान की: जांघ की मांसपेशियों का अत्यधिक विकृत करने वाला बल। सुश्रुत का समाधान चक्रयोग और कपट शयन जैसे यांत्रिक सहायक उपकरणों का आविष्कार था। आधुनिक ऑर्थोपेडिक्स कंकाल ट्रैक्शन और विशेष फ्रैक्चर टेबल जैसे तकनीकी रूप से उन्नत समाधानों के साथ समान समस्या का समाधान करता है। अंतर्निहित सिद्धांत: हड्डी की लंबाई और संरेखण को बहाल करने के लिए निरंतर यांत्रिक ट्रैक्शन लागू करना समान है। यह एक एकीकृत दृष्टिकोण के लिए एक शक्तिशाली अवसर का सुझाव देता है, जहां आधुनिक सर्जिकल तकनीक आवश्यक यांत्रिक स्थिरता प्रदान करती है, जबकि आयुर्वेदिक प्रणालीगत समर्थन आहार, पथ्य, जीवन शैली और संवैधानिक दवाओं के माध्यम से उपचार के लिए रोगी के आंतरिक जैविक वातावरण को अनुकूलित करने के लिए नियोजित किया जा सकता है। भाग 3: जानु संधि भग्न, पटेला फ्रैक्चर, पटेला फ्रैक्चर। घुटने का जोड़ या जानु संधि एक जटिल और महत्वपूर्ण संरचना है। आयुर्वेद में इसे एक मर्म या महत्वपूर्ण ऊर्जा बिंदु के रूप में भी जाना जाता है, जहां गंभीर चोट से स्थायी विकलांगता हो सकती है।
पटेला या घुटने की कटोरी इस जोड़ के केंद्र में स्थित है। पटेला का फ्रैक्चर घुटने के प्राथमिक कार्य विस्तार एक्सटेंशन के लिए सीधा खतरा है। आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य पटेला फ्रैक्चर का प्रबंधन भग्न चिकित्सा के मूल सिद्धांतों का पालन करेगा, जिसमें घुटने के जोड़ के लिए विशेष उपचारों पर जोर दिया जाएगा। स्थानीय उपचार आयुर्वेद में जोड़ों की चोटों के प्रबंधन में केंद्रीय हैं। जानुवस्थी यह घुटने की बीमारियों के लिए एक आधारशिला चिकित्सा है। इसमें पटेला के चारों ओर आटे का एक जलाशय बनाना और उसे गर्म औषधीय तेल से भरना शामिल है। यह प्रक्रिया गहरी स्निग्धता, स्नेहन प्रदान करने, जोड़ को चिकना करने, सूजन को कम करने और वात दोष को शांत करने, जिससे दर्द और जकड़न से राहत मिलती है, के लिए है। लेप और उपनाह दर्द और सूजन को नियंत्रित करने के लिए हर्बल पेस्ट, लेप और गर्म पुल्टिस उपनाह का बाहरी अनुप्रयोग किया जाएगा। आधुनिक ऑर्थोपेडिक परिप्रेक्ष्य आधुनिक ऑर्थोपेडिक्स पटेला को शरीर की सबसे बड़ी सेस्मॉइड हड्डी और घुटने के एक्सटेंसर मैकेनिज्म का एक महत्वपूर्ण घटक मानता है। नैदानिक विशेषताएं और निदान रोगी एक दर्दनाक, सूजे हुए घुटने के साथ प्रस्तुत होता है। पटेला में एक स्पष्ट अंतराल या गैप महसूस किया जा सकता है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण नैदानिक संकेत सीधे पैर को उठाने में असमर्थता इनएबिलिटी टू परफॉर्म अ स्ट्रेट लेग रेज है। यह सरल परीक्षण एक्सटेंसर मैकेनिज्म की अखंडता का आकलन करता है। यदि रोगी अपनी सीधी टांग को टेबल से नहीं उठा सकता है, तो यह दर्शाता है कि क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी और टिबिया के बीच का लिंक बाधित हो गया है, जो सर्जिकल हस्तक्षेप का एक निश्चित संकेत है। वर्गीकरण और प्रबंधन नॉन ऑपरेटिव प्रबंधन यह दृष्टिकोण उन फ्रैक्चर के लिए आरक्षित है जो विस्थापित नहीं है और महत्वपूर्ण रूप से एक अक्षुण्ण एक्सटेंसर मैकेनिज्म है। उपचार में घुटने को 4 से 6 सप्ताह के लिए एक सिलेंडर कास्ट या घुटने के ब्रेस में पूरी तरह से सीधा करके स्थिर करना शामिल है। ऑन ऑपरेटिव प्रबंधन किसी भी महत्वपूर्ण रूप से विस्थापित फ्रैक्चर या एक बाधित एक्सटेंसर मैकेनिज्म से जुड़े किसी भी फ्रैक्चर के लिए सर्जरी का संकेत दिया जाता है। टेंशन बैंड वायरिंग यह ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के लिए क्लासिक और सबसे आम तकनीक है। आंशिक या कुल पटेलेक्टमी गंभीर मामलों में जहां पटेला को बचाया नहीं जा सकता है, हड्डी के कुछ या सभी हिस्से को हटाना आवश्यक हो सकता है। यह एक बचाव प्रक्रिया है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप एक्सटेंसर मैकेनिज्म में स्थायी कमजोरी आती है। सामान्य जटिलताएं सिम्प्टोमेटिक हार्डवेयर यह सबसे लगातार जटिलता है। प्रमुख तार या स्क्रू त्वचा और कोमल ऊतकों में जलन पैदा कर सकते हैं, जिसके लिए अक्सर फ्रैक्चर ठीक होने के बाद हार्डवेयर हटाने के लिए दूसरी सर्जरी की आवश्यकता होती है। जकड़न आर्थ्रोफाइब्रोसिस घुटने की गति का नुकसान, विशेष रूप से फ्लेक्सन, बहुत आम है। पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस विस्थापित फ्रैक्चर में पटेला के पीछे चिकनी आर्टिकुलर कार्टिलेज को नुकसान लगभग अनिवार्य है, जिससे समय के साथ दर्दनाक आर्थराइटिस का विकास होता है। तुलनात्मक विश्लेषण जानुसंधि भग्न आधुनिक सर्जिकल प्रबंधन हड्डी के जुड़ाव को प्राप्त करने में अत्यधिक सफल है, फिर भी इसके बाद अक्सर जकड़न और पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस जैसी दीर्घकालिक समस्याएं होती हैं, जो अक्सर रोगी के लिए ठीक हुए फ्रैक्चर की तुलना में अधिक दुर्बल करने वाली होती हैं। यह ठीक वही है जहां आयुर्वेदिक स्थानीय उपचार एक पूरक शक्ति प्रदान करते हैं। जानुवस्थी और अभ्यंग जैसी प्रक्रियाएं केवल हड्डी के उपचार के लिए नहीं हैं। उनका स्पष्ट उद्देश्य जोड़ को पोषण देना, संधि पोषण, ऊतकों को चिकना करना, स्नेहन और कोमल ऊतकों की कोमलता बनाए रखना है। इसलिए पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट कास्ट आयुर्वेदिक स्थानीय उपचारों का अनुप्रयोग पटेला फ्रैक्चर की सबसे आम और निराशाजनक दीर्घकालिक जटिलताओं को कम करने के लिए एक शक्तिशाली एकीकृत रणनीति का प्रतिनिधित्व कर सकता है। भाग 4 अंतर बहिर्जंघास्थि भग्न टिबिया और फिबुला फ्रैक्चर टिबिया एंड फिबुला फ्रैक्चर निचले पैर की हड्डियां टिबिया और फिबुला, जिन्हें सामूहिक रूप से जंघास्थि कहा जाता है, नैदानिक अभ्यास में सबसे आम लंबी हड्डी के फ्रैक्चर हैं। टिबिया की चमड़े के नीचे की स्थिति के कारण ये फ्रैक्चर विशेष रूप से खुले फ्रैक्चर होने की संभावना रखते हैं और महत्वपूर्ण कोमल ऊतक चोट के उच्च जोखिम से जुड़े होते हैं, जिससे उनका प्रबंधन दोनों चिकित्सा प्रणालियों में एक चुनौती बन जाता है। आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य एक खुले फ्रैक्चर सवर्ण भग्न में घाव के प्रबंधन पर सुश्रुत ने बहुत महत्व दिया। उन्होंने स्त्रीकरण से पहले घाव की देखभाल के लिए एक सावधानीपूर्वक प्रोटोकॉल निर्धारित किया। इसमें घाव को दूषित पदार्थों से साफ करने के लिए हर्बल काढ़े, कषाय से अच्छी तरह से धोना शामिल था।
इसके बाद शहद और घी से बना एक पेस्ट लगाया जाता था। इस संयोजन को न केवल इसके सुखदायक गुणों के लिए बल्कि इसके अंतर्निहित रोगाणुरोधी प्रभावों के लिए भी महत्व दिया जाता था, जो हड्डी के संक्रमण को रोकने में एक महत्वपूर्ण कदम था। आधुनिक ऑर्थोपेडिक परिप्रेक्ष्य। टिबियल फ्रैक्चर का आधुनिक प्रबंधन संबंधित कोमल ऊतक चोट के मूल्यांकन और उपचार पर हावी है। शारीरिक वर्गीकरण और नैदानिक विशेषताएं। टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर ये सबसे आम प्रकार हैं। उनकी चमड़े के नीचे की स्थिति उन्हें खुले फ्रैक्चर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। वे एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम का भी प्रमुख कारण हैं। डिस्टल टिबिया पाइलॉन फ्रैक्चर ये गंभीर उच्च ऊर्जा वाली चोटें हैं जो टखने के जोड़ की आर्टिकुलर सतह के व्यापक विनाश और गंभीर कोमल ऊतक क्षति का कारण बनती है। निदान और प्रबंधन रणनीतियाँ। शारीरिक परीक्षण के सबसे महत्वपूर्ण पहलू एक विस्तृत न्यूरोवैस्कुलर मूल्यांकन और एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए एक सतर्क मूल्यांकन है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के क्लासिक संकेत चोट के अनुपात से अधिक दर्द और पैर की उंगलियों के निष्क्रिय खिंचाव के साथ दर्द है। नॉन ऑपरेटिव प्रबंधन। एक लंबा लेग कास्ट केवल कम ऊर्जा, बंद और स्थिर फ्रैक्चर वाले रोगियों के एक चुनिंदा समूह के लिए एक विकल्प है। ऑपरेटिव प्रबंधन। वयस्कों में अधिकांश टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर का इलाज शल्य चिकित्सा द्वारा किया जाता है। इंट्रामेडुलरी आईएम नेलिंग। यह अधिकांश टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर के लिए पसंद का उपचार है। प्लेट और स्क्रू ORIF। इस विधि का उपयोग आमतौर पर उन फ्रैक्चर के लिए किया जाता है जो जोड़ में फैलते हैं, जहां आर्टिकुलर सतह का सटीक शारीरिक रिडक्शन सर्वोपरि है। बाहरी फिक्सेशन। यह गंभीर खुले फ्रैक्चर के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह हड्डी को स्थिरता प्रदान करता है, जबकि बार बार घाव की सफाई और कोमल ऊतक देखभाल के लिए पहुंच की अनुमति देता है। महत्वपूर्ण जटिलताएं। खुले फ्रैक्चर ये एक सर्जिकल इमरजेंसी माने जाते हैं। संक्रमण को रोकने के लिए अंतःशिरा एंटीबायोटिक दवाओं का शीघ्र प्रशासन और पूरी तरह से सर्जिकल सिंचाई और डिब्राइडमेंट महत्वपूर्ण है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम यह एक खतरनाक आपातकाल है जो निचले पैर के बंद फेशियल डिब्बों के भीतर सूजन और रक्तस्राव के कारण होता है, जिससे मांसपेशियों और नसों में रक्त का प्रवाह बाधित होता है। टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर सबसे आम कारण है। एकमात्र प्रभावी उपचार एक आकस्मिक फेशियोटॉमी है, जो दबाव को छोड़ने के लिए फेशिया को चीरने की एक सर्जिकल प्रक्रिया है। नॉन यूनियन फ्रैक्चर का ठीक न होना टिबिया में अन्य लंबी हड्डियों की तुलना में अधिक आम है, खासकर उच्च ऊर्जा वाले आघात या खुले फ्रैक्चर के बाद। तुलनात्मक विश्लेषण जंघास्थि भग्न। कोमल ऊतकों के प्रबंधन की प्रधानता एक प्रमुख विभेदक है, जबकि दोनों प्रणालियां एक खुले घाव की अतिरिक्त गंभीरता को स्पष्ट रूप से पहचानती हैं। आधुनिक ऑर्थोपेडिक्स ने पूरे कोमल ऊतक लिफाफे के मूल्यांकन को उपचार और पूर्वानुमान के एक प्राथमिक निर्धारक के रूप में ऊंचा किया है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम की आधुनिक समझ एक अदृश्य लेकिन विनाशकारी कोमल ऊतक चोट और फेशियोटॉमी के माध्यम से इसका आपातकालीन सर्जिकल उपचार एक जीवन और अंग बचाने वाली प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। इसके विपरीत फ्रैक्चर नॉन यूनियन की चुनौती आयुर्वेद के प्रणालीगत दर्शन की ताकत को प्रदर्शित करती है। एक प्रलेखित केस रिपोर्ट में एक टिबियल नॉन यूनियन वाले रोगी का वर्णन है, जो 2 अलग अलग आधुनिक सर्जिकल प्रक्रियाओं के बावजूद बना रहा। रोगी का बाद में एक आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल के साथ इलाज किया गया, जिसमें न केवल स्थानीय उपचार बल्कि प्रणालीगत हस्तक्षेप भी शामिल थे। लक्षादि गुग्गुलू जैसी मौखिक हर्बल दवाएं और महत्वपूर्ण रूप से बस्ती औषधीय एनिमा सहित पंचकर्म का एक कोर्स, एक चिकित्सा जिसे प्रणालीगत वात को शांत करने और शरीर के ऊतकों धातुओं को एक मूलभूत स्तर से पोषण देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कैलस गठन और उपचार के रेडियोग्राफिक सबूत केवल प्रणालीगत पंचकर्म चिकित्सा शुरू किए जाने के बाद दिखाई दिए। यह परिणाम दृढ़ता से बताता है कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण ने उपचार के लिए एक प्रणालीगत बाधा को संबोधित किया, जिसे अकेले स्थानीय यांत्रिक स्त्रीकरण दूर नहीं कर सका। भाग 5 चिकित्सीय तौर तरीके। एक गहरी डुबकी। फ्रैक्चर के सफल प्रबंधन के लिए यांत्रिक संरेखण से अधिक की आवश्यकता होती है। यह चिकित्सीय हस्तक्षेपों के एक मेज़बान पर निर्भर करता है, जो दर्द को नियंत्रित करते हैं, सूजन को कम करते हैं, उपचार के लिए जैविक निर्माण खंड प्रदान करते हैं और कार्य को बहाल करते हैं। आयुर्वेदिक औषधकोश और पैरासर्जिकल प्रक्रियाएं। आयुर्वेदिक फ्रैक्चर देखभाल
एक बहुआयामी चिकित्सीय रणनीति का उपयोग करती है जो उपचार के लिए एक इष्टतम वातावरण बनाने के लिए स्थानीय अनुप्रयोगों, आंतरिक दवाओं और सख्त आहार और जीवन शैली के नियमों को जोड़ती है। अलेप, हर्बल प्लास्टर और कुशबंद, हर्बल स्प्लिंटिंग। अलेप, यह फ्रैक्चर स्थल पर एक औषधीय पेस्ट या प्लास्टर का स्थानीय अनुप्रयोग है। ये पेस्ट शोथहर, सूजन रोधी, वेदना स्थापन, एनाल्जेसिक और ऊतक उपचार गुणों के लिए जानी जाने वाली जड़ी बूटियों से तैयार किए जाते हैं। कुशबंद, यह स्त्रीकरण के लिए स्प्लिंट्स, कुश का उपयोग करने की प्रथा है। ये निष्क्रिय लकड़ी के टुकड़े नहीं थे, बल्कि विशेष रूप से अर्जुन, उडुम्बर और वंश, बांस जैसे औषधीय पेड़ों की छाल से तैयार किए जाते थे। अस्थिसंधान कर द्रव्य, हड्डी के उपचार के लिए आंतरिक दवाएं। लक्षादि गुग्गुलू, यह भग्न चिकित्सा में एक आधारशिला पॉलीहर्बल सूत्रीकरण है। इसके प्राथमिक तत्व लाक्षा और गुग्गुलू हैं। यह प्राकृतिक कैल्शियम और अन्य खनिजों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। अस्थिसंहारक सिसुस क्वाड्रेंगुलेरिस, इस पौधे का संस्कृत नाम का शाब्दिक अर्थ है जो हड्डियों के विनाश को रोकता है, या अधिक बोलचाल की भाषा में हड़जोड़। यह फ्रैक्चर हीलिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध जड़ी बूटियों में से एक है। गंध तैल, यह एक जटिल औषधीय तेल है जिसे फ्रैक्चर प्रबंधन में अक्सर आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से उपयोग किया जाता है। पथ्य और अपथ्य की महत्वपूर्ण भूमिका, निर्धारित आहार और जीवन शैली। पथ्य हितकर, एक फ्रैक्चर रोगी के लिए आहार पौष्टिक, रचनात्मक, ब्रह्मण और पचाने में आसान होना चाहिए। विशिष्ट सिफारिशों में ताज़ा उबले हुए चावल, मांस रस, सूप जिसे अत्यधिक पुनर्स्थापनात्मक माना जाता है, दूध और घी शामिल हैं। अपथ्य अहितकर, रोगी को नमकीन, अम्लीय, तीखे और क्षारीय स्वाद वाले खाद्य पदार्थों से बचने की सख्त सलाह दी जाती है। इसके अलावा जीवन शैली प्रतिबंध महत्वपूर्ण है। रोगी को जोरदार शारीरिक व्यायाम और यौन संभोग, मैथुन से बचना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ये गतिविधियां मरम्मत के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण ऊर्जा को समाप्त कर देती हैं। आधुनिक पुनर्वास और फार्माकोथेरेपी, आधुनिक ऑर्थोपेडिक देखभाल, संरचित पुनर्वास और लक्षित फार्माकोथेरेपी के साथ यांत्रिक स्त्रीकरण का पूरक है। फिजियोथेरेपी और व्यावसायिक थेरेपी के प्रोटोकॉल, पुनर्वास आधुनिक फ्रैक्चर प्रबंधन की आधारशिला है, जिसे स्त्रीकरण की द्वितीयक जटिलताओं को रोकने के लिए जल्द से जल्द शुरू किया जाता है। इसमें आसन्न जोड़ों के लिए गति की सीमा के व्यायाम, मांसपेशियों के शोष का मुकाबला करने के लिए मजबूत बनाने वाले व्यायाम और धीरे धीरे वजन उठाने की प्रगति शामिल है। फार्माकोलॉजिकल प्रबंधन, दर्द नियंत्रण, एनाल्जेसिया एक बहुमोडल दृष्टिकोण देखभाल का मानक है। इसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनएसएड्स, गंभीर तीव्र दर्द के लिए ओपियोइड्स और क्षेत्रीय तंत्रिका ब्लॉक शामिल हो सकते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी प्रोफिलैक्सिस, निचले अंग की गतिहीनता गहरी नसों में रक्त के थक्के बनने के जोखिम को काफ़ी बढ़ा देती है। इस जोखिम को कम करने के लिए नियमित रूप से रोग निरोधी थक्कारोधी दवाएं निर्धारित की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स सभी खुले फ्रैक्चर के लिए, हड्डी के संक्रमण ऑस्टियोमाइलाइटिस के विकास को रोकने के लिए अंतःशिरा एंटीबायोटिक दवाओं का शीघ्र प्रशासन अनिवार्य है। उन्नत तकनीकें, चुनौतीपूर्ण फ्रैक्चर, विशेष रूप से हड्डी के नुकसान या नॉन यूनियन वाले के लिए उन्नत जैविक तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। बोन ग्राफ्टिंग, इसमें फ्रैक्चर स्थल पर हड्डी रखना शामिल है ताकि एक मचान प्रदान किया जा सके और उपचार को प्रोत्साहित किया जा सके। बायोलॉजिक्स, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन बीएमपीस जैसे विकास कारकों का उपयोग उन मामलों में हड्डी के निर्माण को सक्रिय रूप से प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है जहां प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया विफल हो गई है। तुलनात्मक विश्लेषण, चिकित्सीय तौर तरीके, दोनों प्रणालियों द्वारा नियोजित चिकित्सीय तौर तरीके उनके उपचार के दृष्टिकोण में एक मौलिक दार्शनिक विचलन को प्रकट करते हैं, जबकि एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण अवसरों को भी उजागर करते हैं। एक प्राथमिक अंतर दवा के रूप में भोजन की अवधारणा बनाम लक्षित औषधीय हस्तक्षेप में निहित है। आयुर्वेद आहार और जीवन शैली पथ्य और अपथ्य को एक प्राथमिक चिकित्सीय उपकरण के स्तर तक बढ़ाता है। आधुनिक चिकित्सा, जबकि ठीक होने के लिए पर्याप्त पोषण के महत्व को स्वीकार करती है, आमतौर पर आहार को प्राथमिक चिकित्सीय पद्धति के रूप में नियोजित नहीं करती है। इसके बजाय यह विशिष्ट शारीरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लक्षित औषधीय एजेंटों के एक शक्तिशाली शस्त्रागार पर निर्भर करती है। दर्द के लिए एनाल्जेसिक, थक्का रोकथाम के लिए थक्कारोधी और संक्रमण नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक्स।
यह एक एकीकृत मॉडल के लिए एक अवसर प्रस्तुत करता है जहां आधुनिक फार्माकोथेरेपी के तीव्र जीवन रक्षक लाभों को शरीर की आंतरिक उपचार प्रतिक्रिया को बढ़ाने, गठित हड्डी की गुणवत्ता में सुधार करने और शायद औषधीय निर्भरता की अवधि को कम करने के लिए एक संरचित आयुर्वेदिक आहार व्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है। इसके अलावा संधान कर्म की आयुर्वेदिक अवधारणा ऊतक की मरम्मत को समझने के लिए एक गहन और समग्र ढांचा प्रदान करती है। यह अवधारणा एक आघातग्रस्त अंग के उपचार को हड्डी के जुड़ाव की एक अलग घटना के रूप में नहीं, बल्कि सभी प्रभावित ऊतकों को शामिल करने वाली पुनर्जनन की एक एकीकृत प्रक्रिया के रूप में देखती है। यह समग्र परिप्रेक्ष्य अत्यधिक विशिष्ट आधुनिक दृष्टिकोण के विपरीत है, जहां आर्थोपेडिक सर्जन हड्डी का प्रबंधन करता है, प्लास्टिक सर्जन कोमल ऊतक का प्रबंधन करता है और संवहनी सर्जन वाहिकाओं का प्रबंधन करता है। संधान कर्म का आयुर्वेदिक सिद्धांत पंचकर्म और आंतरिक दवाओं जैसी प्रणालीगत उपचारों द्वारा समर्थित है, जो सभी धातुओं को पोषण देने का लक्ष्य रखते हैं। उन उपचारों के लिए एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है जो पूरे अंग के पुनर्जनन को एक एकल जैविक इकाई के रूप में समर्थन करते हैं। यह प्राचीन समग्र अवधारणा जटिल दर्दनाक चोटों में एक एकीकृत उपचार प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने वाली प्रणालीगत उपचारों में अनुसंधान के नए रास्ते प्रेरित कर सकती है। निष्कर्ष और भविष्य की दिशाएं। शास्त्रीय आयुर्वेदिक भग्न चिकित्सा और आधुनिक ऑर्थोपेडिक ट्रॉमेटोलॉजी का यह तुलनात्मक विश्लेषण चिकित्सा की दो अत्यधिक परिष्कृत प्रणालियों को प्रकट करता है, जो अपने विशाल रूप से भिन्न ऐतिहासिक और तकनीकी संदर्भों के बावजूद एक साझा लक्ष्य साझा करती हैं: टूटे हुए कंकाल का प्रभावी उपचार। जांच उनके मूलभूत सिद्धांतों में गहन समानताएं उजागर करती है, जबकि निदान चिकित्सीय फोकस और स्वयं उपचार की अवधारणा में भिन्न दर्शन पर भी प्रकाश डालती है। प्रत्येक प्रणाली की ताकत और कमजोरियां। आयुर्वेदिक प्रणाली की ताकत रोगी के समग्र मूल्यांकन में निहित है, जिसमें संवैधानिक कारक शामिल हैं जो उपचार को प्रभावित कर सकते हैं। आहार और जीवन शैली, पथ्य पर इसका जोर, इसकी समृद्ध औषध कोश और स्थिर फ्रैक्चर के प्रबंधन के लिए कम लागत वाली गैर आक्रामक तकनीकों का इसका विकास। इसकी मुख्य कमजोरी गंभीर रूप से विस्थापित, अस्थिर या जटिल इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर को पर्याप्त रूप से प्रबंधित करने में असमर्थता है, जहां एक सफल परिणाम के लिए सटीक शारीरिक रिडक्शन और कठोर आंतरिक स्थिरीकरण सर्वोपरि है। आधुनिक ऑर्थोपेडिक्स की ताकत निर्विवाद है। उनमें उन्नत इमेजिंग के माध्यम से अद्वितीय नैदानिक सटीकता शामिल है। सबसे जटिल फ्रैक्चर में भी लगभग पूर्ण शारीरिक रिडक्शन और स्थिर आंतरिक स्थिरीकरण प्राप्त करने की क्षमता, जिससे रोगी को जल्दी चलने फिरने की अनुमति मिलती है। और खुले फ्रैक्चर और एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम जैसी जीवन और अंग खतरनाक जटिलताओं का प्रभावी प्रबंधन। इसकी संभावित कमजोरी उपचार का समर्थन करने वाले प्रणालीगत जैविक वातावरण को अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित करने में सापेक्ष कमी में निहित है, और इसके उपचार कभी कभी सफल हड्डी के जुड़ाव के बाद भी जोड़ों की जकड़न और पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस जैसी पुरानी द्वितीयक जटिलताओं को जन्म दे सकते हैं। एकीकृत ऑर्थोपेडिक देखभाल के लिए सिफारिशें। इन दोनों प्रणालियों की पूरक प्रकृति से पता चलता है कि एक एकीकृत दृष्टिकोण महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकता है। संभावित रूप से उपचार के समय में सुधार, जटिलताओं को कम करने और दीर्घकालिक कार्यात्मक परिणामों को बढ़ाने में। भविष्य के अनुसंधान और नैदानिक अभ्यास निम्नलिखित रास्ते तलाश सकते हैं। सहायक हर्बल चिकित्सा। मानक आधुनिक ऑर्थोपेडिक देखभाल के सहायक के रूप में लक्षादि गुग्गुलू और अस्थि संहारक जैसे प्रमुख आयुर्वेदिक योगों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए कठोर, अच्छी तरह से डिजाइन किए गए नैदानिक परीक्षण किए जाने चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव पोषण प्रोटोकॉल। पथ्य अपथ्य की आयुर्वेदिक अवधारणा को फ्रैक्चर रोगियों के लिए संरचित पोस्ट ऑपरेटिव आहार प्रोटोकॉल में औपचारिक रूप दिया जा सकता है। एकीकृत पुनर्वास। पोस्टकास्ट या पोस्ट ऑपरेटिव जोड़ों की जकड़न और दर्द की आम आधुनिक जटिलताओं को आयुर्वेदिक स्थानीय उपचारों को एकीकृत करके संबोधित किया जा सकता है। नॉन यूनियन का प्रबंधन। विलंबित यूनियन या नॉन यूनियन के चुनौतीपूर्ण मामलों के लिए, जहां आधुनिक यांत्रिक हस्तक्षेप विफल हो गए हैं, एक संयुक्त दृष्टिकोण पर विचार किया जाना चाहिए। सर्जिकल स्थिरीकरण को अनुकूलित करने के बाद प्रणालीगत आयुर्वेदिक उपचारों को जोड़ने से उपचार प्रक्रिया को सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए आवश्यक जैविक प्रोत्साहन मिल सकता है।
इन दो समृद्ध चिकित्सा परंपराओं के बीच एक संवाद को बढ़ावा देकर ऑर्थोपेडिक देखभाल का एक अधिक व्यापक और प्रभावी मॉडल संश्लेषित करना संभव हो सकता है, एक जो आधुनिक सर्जरी की यांत्रिक परिशुद्धता को आयुर्वेद के जैविक ज्ञान के साथ जोड़ता है।